गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 और ये आपका लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर में। तो यहाँ पर हमने अभी तक लिटरेचर के बारे में देख लिया था। अभी हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड एंड अचीवमेंट्स। ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस मेड रैपिड प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी एंड मेडिसिन वर वेरी एडवांस्ड। तो देखिए इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर सभी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ और हम देखेंगे कि साइंस का जो फील्ड था उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। तो साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब मेटल्स मोल्ड करके नए नए इनोवेशन करना, मेडिसिन, इस इन्हीं सभी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुए। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स इज द यूज़ ऑफ जीरो एंड द डेसिमल सिस्टम। तो इसी समय में गुप्ता पीरियड में ही जीरो के महत्व को समझा गया और जीरो का यूज़ किया गया। हम इंडियंस ने ही जीरो को इनोवेट किया है और मैथमेटिक्स में उसको यूज़ करना सीखा है। ठीक है, दिस न्यू सिस्टम वॉज फॉर एडवांस्ड एंड मच मोर साइंटिफिक देन एनी अदर सिस्टम यूज्ड एट दैट टाइम। तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिस्टम से हम लोग पढ़ाई करते थे, मैथमेटिक को समझते थे, डेसिमल सिस्टम को समझते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हुआ करता था। दिस नंबर सिस्टम वाज लर्न बाय अरब्स। तो इस सिस्टम्स को बाद में अरब ने भी लर्न किया, उसको भी समझा उन्होंने और उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझा। एंड दे ट्रांसफर्ड इट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसी तरीके से ये जो सिस्टम है मैथमेटिक्स का, डेसिमल सिस्टम्स का यूज़ करना, जीरो का यूज़ करना, धीरे धीरे बाहर पहुंचता चला गया और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज़ नोन एज इंडो अरेबिक सिस्टम। इसी वजह से इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, इंडो अरेबिक सिस्टम। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे हम एस्ट्रोनॉमी को। एस्ट्रोनॉमी, टू वेल नोन मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ द टाइम, जो कि 9 ज्वेल्स में भी हुआ करते थे, आर्यभट्ट एंड वाहरमेर। आर्यभट्ट सेड दैट द अर्थ moves around the sun and at the same time it moves on its own axis। तो आर्यभट्ट ने क्या बोला कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है और उसी समय पर वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं या आपने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, यही चीज़ जो बताई गई, ये किसने बताई, आर्यभट्ट ने बताई है। ठीक है, हिज थ्योरी वाज नॉट बिलीव्ड एट दैट टाइम। तो उनकी थ्योरी को उस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं गई। हाउएवर एज वी नो इट इज़ ट्रू, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, ट्रू है, सच बात है। ठीक है, ही रोट आर भट्टियम। आर भट्टियम इन्होंने लिखी है, इन विच ही गेव सॉल्यूशन टू मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। बहुत सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन इन्होंने दी है। बाहर मेर was another leading scientist. He wrote बृहद संहिता विच इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस। तो बाहर मीर भी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे उस समय के। उन्होंने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, बृहद संहिता, जिसमें साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें उस किताब में लिखी है, उस ग्रंथ में लिखा है। आगे देखिए मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी द साइंस ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ मेटल। मेटल को मोल्ड करके, इनोवेट करके उसमें नए नए इनोवेशंस करना, कुछ नया चीज़ बनाना। ठीक है, तो ये होता है मेटलर्जी। वॉज ऑल्सो वेरी एडवांस्ड, उस समय बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हुआ करती थी। दिस इज़ प्रूवन फ्रॉम द आयरन पिलर। तो आयरन पिलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि दिल्ली में है और किसके पास में है, कुतुब मीनार के पास में है। ठीक है, दिस इज प्रूवन
फ्रॉम द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली। इट वॉज बिल्ट इन द 4th सेंचुरी एडी। तो उस समय बनाया गया था, 4th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। सोचिए कितना पुराना है ये। दिस 7 मीटर टॉल हैज़ नॉट रस्टेड ओवर द 16th सेंचुरी। देखिए खुले में रहता है, खुले में इंस्टॉल किया गया है इसको, ठीक है। ना कोई शेड है, ना कोई पानी से बचाव है, ना कोई धूप से बचाव है, लेकिन फिर भी आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। तो ये जो मेटलर्जिकल साइंस है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया हुआ करती थी उस समय की कि आज तक वो जो चीज़ चली आ रही है वो ख़राब नहीं हुई है, ठीक है। अभी आप लेके आइए आयरन का कोई भी टुकड़ा, कुछ भी आज के टाइम में आप उसको खुले में रख दीजिए, तुरंत रास्ते पकड़ लेगा और वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्पाइट द बीइंग कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड टू सन रेन विंड, ठीक है, इतनी सारी चीज़ों के आगे भी उसमें कोई भी क्या हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। एंड डस्ट गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्तास वर ऑल्सो एक्सीलेंटली डिज़ाइंड। तो उस समय के गोल्ड कॉइन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किए जाते थे। मेडिसिन के बारे में देख लेते हैं, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन herbs and plants was known at that time and many diseases were cured with this। देखिए एक मेडिसिन की साइंस होती है, आपको पता होगा कि आयुर्वेदा, ठीक है। तो आयुर्वेद में मतलब क्या करते हैं हम लोग, जड़ी बूटियों से इलाज करने की कोशिश करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये जो आयुर्वेद की जो साइंस है ये पुराने समय से चली आ रही है, लोगों ने इसको अपनाया है और आज भी अपनाते हैं, ठीक है। तो पुराने समय से जो चीज़ चली आ रही है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और गुप्ता पीरियड के टाइम में आयुर्वेद का भी प्रचलन हुआ। हॉस्पिटल्स वर ऑल्सो सेटअप एंड बुक्स ऑन द मेडिसिन वर रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस समय देखिए हॉस्पिटल बनाए गए, किताबें लिखी गई मेडिसिन के ऊपर, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का यूज़ कर सकें, ठीक है। आयुर्वेदा इज ए मेजर सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इन इंडिया दीज डेज, ठीक है। आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, जैसा मैंने आपको बताया। चरक, ठीक है, और सुश्रुत रोट बुक्स ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी रेस्पेक्टिवली। तो उस समय के सर्जन कह लीजिए, उस समय के अच्छे डॉक्टर कह लीजिए, जिनका नाम क्या था, चरक और सुश्रुत। तो इन्होंने अपनी किताब में लिखा है किसके बारे में, आयुर्वेदा के बारे में, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या, डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब डिक्लाइन में देखिए, नरसिंहगुप्त 467 से 473 एडी वाज फॉलोड बाय कुमारगुप्त। तो नरसिंहगुप्त के बाद कौन आए, कुमारगुप्त आए, फिर उसके बाद कौन आए, बुद्धगुप्त। तो ये लेटर रूलर्स हैं जो बाद में आए हैं, ठीक है। आपको पता है स्टार्टिंग में कौन आए थे, श्रीगुप्त आए थे। श्रीगुप्त ने फाउंड किया था गुप्ता एम्पायर को। द एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड अंडर द अटैक ऑफ तोरमान। तो तोरमन जो है हून किंग्स है। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो एम्पायर है वो हूड भी बोलते हैं, हूड के आक्रमण के कारण डिक्लाइन हो गया। उनका आक्रमण जारी रहता था, वो सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल जो आपका एरिया है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अटैक किया करते थे, अक्सर आया करते थे, जिसकी वजह से क्या है कि ज़्यादातर गुप्ता एम्पायर वॉर में ही लिप्त रहते थे। और वॉर के होने से क्या होता है कि हर चीज़ महंगी हो जाती है, सारा के सारे रिसोर्सेज, पैसा लड़ाई के ऊपर खर्च हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, गुप्ता एम्पायर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ता चला गया और तोरमन जो है और उसके सक्सेसर मिहिरकुल, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए थे। द हुन ऑक्यूपाइड सेवरल प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर। तो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से ये लोग क्या है बहुत आगे तक बढ़ते चले गए और उनकी प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया। बिसाइड द गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल किंगडम्स। तो इस कुछ स्मॉल किंगडम्स भी थे
जो प्रोविंसेस जिस किसी को दे दी, जैसे कोई गवर्नर है तो उसको एक प्रोविंस दे दी, तो वो अपना रूल उस पर चलाते थे खुद ही। और फिर आगे जा कर के क्या करा उन्होंने, वो खुद इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, वो गुप्ता एम्पायर से अलग हो गए, अपना शासन उतने एरिया में चलाने लगे, खुद के राजा बन गए। ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, बिसाइड्स द गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल स्मॉल किंगडम्स, मालवा गुजरात एंड थानेश्वर। तो मालवा गुजरात या थानेश्वर के जो एरिया है वहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक। इट इज़ नोन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन दैट द गुप्तास ऑल्दो देयर पावर was much destroyed, continued to resist the Huns and allied with the independent kingdom to drive away and Huns from most of the northern India by the 530 AD. Between 540 से 550 AD, the succession of the 6th century Gupta is not entirely clear. But the last recognized ruler of the dynasty was the main line was विष्णुगुप्त। ठीक है, तो यही वो चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, हून का अटैक होते रहे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट होता चला गया किंगडम। और देखिए उसके बाद क्या है, ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है, 540 से 550 के आसपास, लेकिन ये पता चलता है कि लास्ट जो रूलर थे वो कौन थे, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसके लिए काफ़ी वीडियोस बनाने पड़े। तो अगर आपको फिर भी कम समझ में आया हो तो यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, एक एक करके सारे वीडियोस आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और एक कंटिन्यू वे में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको करवा दी जाएगी और उसके बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।